हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है। तो सर का 26 रैंक के साथ उस पर एसडीएम पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर ने कैसे तैयारी की, सर का कौन सा अटेम्प्ट था, सर यहाँ से इतने मतलब एसडीएम तक का सफर कैसे दिए गए, ये तमाम प्रकार की बातें हैं तो हम वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले सर अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम रविकांत चौबे है जी। और मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में। बीसीए किया है मैंने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एक इलाही कॉलेज है, एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से। तो सर इसके पहले आपने कोई और जॉब किया कि डायरेक्ट अब तैयारी में आ गए थे? नहीं, इससे पहले मैंने कोई जॉब नहीं किया था। मैं अपना खुद का एक कोचिंग चलाता था जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करता था। तो फिर वहां से कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया कि मैं भी जाऊंगा सिविल सेवा की तैयारी करूँ? जैसा कि हम पढ़ाते थे तो जी। पढ़ाने के दौरान जो है पठन पाठन में रही, उससे पहले भी, पढ़ाने से पहले भी एक प्रकार से सेल्फ स्टडी चल रही थी। बिल्कुल। पूरी तैयारी के दौरान हमने सेल्फ स्टडी ही की है, लेकिन फिर भी उस दौरान जो था तो जो अंतिम लक्ष्य था वो यही था कि सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन वहाँ पे हम समय नहीं निकाल पाते थे और तमाम अन्य कारण भी थे जिसके कारण हम यहाँ पे नहीं आ पाए। उसके 2020 में जब कोरोना काल आया तो उस दौरान हम यहाँ पे आए। उसके बाद तो सर आपने कितने अटेम्प्ट दिए और हर अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट रहा, आपको क्या सीखने को मिला? जैसे आपने अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो उससे आपने क्या कमियां पाई कि हाँ मैं यहाँ कमी कर रहा था तो अब मुझे इस पे और तैयारी करनी चाहिए? मैं तो जैसे कि मैं बता रहा था, जब मैं पढ़ाता था तब से ही मैं देता था एग्जाम, लेकिन इसके लिए एक जो समय चाहिए, स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए अलग से, तो वो चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए क्या था कि जो तैयारी को मूर्त रूप जिसको कहते हैं वो नहीं दे पाए। तो हमने अटेम्प्ट कई कई दिए, लेकिन जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन कभी नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं कि मुझे अपने लिए समय निकालना चाहिए, तो उस दौरान उसी को सोच के मैं दिल्ली आया। जब मैं दिल्ली आया तो तब से मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है। हाँ, जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरा मुख्य अटेम्प्ट है जी। तो इस दौरान ये अब मेरा फाइनल सिलेक्शन 2023 में हुआ है जी। तो जैसे आपने बताया कि ये मुख्य अटेम्प्ट था आपका, तो इसके पहले जो आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं तो अब आपको 2021 में मैंने मेंस भी दिया था और 2022 में तो मेरा हुआ नहीं था, तो इस बार सिलेक्शन हुआ जी। तो आपने इस बार क्या सुधार किया कि जो मेंस नहीं हो रहा था लगातार 2 बार आपने बताया, तो इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ? सबसे बड़ी बात था कि जब इस बार मैंने पूरी तरह से अपने आप को फोकस किया। 2022 में जब मेरा नहीं हुआ तो उस दौरान मैंने अपने नोट्स बनाए। पहले 2-3 महीने का मैंने गैप लिया और उस दौरान मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद मेरा चल रहा था आंसर राइटिंग प्रोग्राम ध्येय में, तो मैं वहाँ से आंसर राइटिंग किया। प्री से पहले मैंने 10-12 टेस्ट पूरे फुल लिखे। उसके बाद फिर 2 महीने का मैंने गैप लिया प्री के लिए। प्री जैसे ही हुआ फिर मैंने टेस्ट शुरू किए, तो मैं कुल मिला जुला के 30-32 टेस्ट फुल लेंथ के लिखे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा मेंस था वो पूरी तरह से पहले ही तैयार हो चुका था। जो 3 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए, उसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा बर्डन मेरे पास नहीं था। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको समन्वित कर पाया अपने तैयारी को, और उसका रिजल्ट भी सकारात्मक रहा। तो सबसे पहले सर आपने जो अभी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं, जो एस्पिरेंट अभी वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने आप स्ट्रेटजी शेयर कीजिए प्रीलिम्स के लिए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वे अधिकतर फैक्चुअल्स होते हैं नेचर के। तो उस दौरान हमारे जो है एक प्रकार से मेमोरी, मतलब मेमोरेबल पावर जो हमारा है, स्मृति क्षमता, उसका जांच होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि घबराना नहीं है बहुत ज़्यादा। हमें कुछ स्तरीय किताबें जो होती हैं, जैसे कि आपको सबको पता है कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, ऐसी किताबें। जी हाँ, तो ये किताबें जो है, इन किताबों को अपना बेस बनाएं। उसके बाद इनको मल्टी टाइम रिवीजन करें। मैं प्री की बात जब करता हूं तो कहने का मतलब यह है कि हम मेंस की तैयारी पहले से कर चुके हैं। मैं प्री की बात इसलिए तब कर रहा हूं कि जब 3 महीने आपके प्री बाकी है। जी हाँ, तो आप उस दौरान क्या करें कि बार बार चीजों को रिवाइज करें, उसके नोट्स बना लें। जैसे हम क्वेश्चन पेपर अगर देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही गंभीरता से अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात का पता लग जाता है कि कौन से ऐसे फैक्चुअल डिटेल्स हैं जिन्हें हमें एक अलग से नोट कर लेना जरूर आवश्यक है। तो उन फैक्ट्स को कहीं नोट कर ले, यानी एक नोट्स बना ले उन फैक्ट्स का जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हवाओं के नाम, घास के मैदान, जलधाराओं के नाम,
ये तो हर साल, अगर हर साल नहीं आते तो 1-2 साल के गैप पे कोई ना कोई इसमें से आता ही। तो ये ऐसे डिटेल्स है कि इनका नोट्स होना चाहिए। कुछ होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए कि उनको गंभीरता से पढ़ते समय उस पर एक मतलब बेहतर पकड़ हो जाना चाहिए कि बार बार रिवीजन जब आप करेंगे तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं फिर से नए सिरे से। आप रिवीजन का मतलब ये होता है कि हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें से कुछ अंशों को भूल गए हैं, हम फिर से उन चीजों को याद कर रहे हैं। जी हाँ, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम बार बार पढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमें, मेरे कहने का मतलब कि अगर एक बार पढ़े तो बड़े गंभीरता से समय लेकर पढ़े, दूसरी बार पढ़े तो जो गलतियां रह गई हैं थोड़ा सा और कर ले, लेकिन तीसरी बार पढ़े नहीं, उसको सच में रिवाइज करें। रिवाइज करने का मतलब कि समय कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा। जी, तो आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल सर पीछे पहले इस बार ऑप्शनल तो था नहीं, तो इससे पहले हिंदी लिटरेचर था। हाँ, तो इस बार तो ऑप्शनल हट गया था, तो 5 और जी हाँ 5वां और 6वां पेपर जुड़ा था, जो कि उत्तर प्रदेश विशेष था। जी, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट आया था, तो कैसे तैयार? हाँ, इसका थोड़ा चैलेंजिंग रहा क्योंकि किसी को नहीं पता था कि प्रश्नों की प्रकृति क्या रहेगी। हाँ, सिलेबस हमारे प्रति समक्ष आयोग ने तो दे ही दिया था 4 महीना पहले, तो हमने सिलेबस को आधार बनाया। सिलेबस के जितने भी मतलब टॉपिक थे, बिंदु थे, सारे बिंदुओं से संबंधित मैंने नोट्स इकट्ठे किए। ये नोट्स मैंने यूथ कॉम्पिटिशन्स का एक किताब आया था उसका, ध्येय IAS से मुझे 2 किताबें मिली थी। मैं वहाँ का टेस्ट स्टूडेंट था, तो मुझे उन्होंने दिया था, तो वहाँ से 2 किताबें मुझे ध्येय से मिली थी, और यूथ कंपटीशन, और उसके बाद इंटरनेट की सहायता से लेके मैं बिंदुवार सबका मतलब जितने भी उसमें कीवर्ड थे, हमारे जो सिलेबस आया था इसमें जितने भी कीवर्ड थे, सारे कीवर्ड के हमने नोट्स बना लिए थे। ये नोट्स मुझे एट द टाइम ऑफ मेंस रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध हुए, क्योंकि 4-5 किताबें जुड़ चुकी थी, तो उन किताबों को हम पढ़ नहीं सकते, एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरी बार तो नहीं हो पाएगा। तो नोट्स बना लिए थे, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाया हमारा। जी, तो जैसे आप बार बार करेंगे, नोट्स बनाना चाहिए, तो रिवीजन में जो आपने बताया शॉर्ट नोट बनाए, तो आप रिवीजन किस टाइप से करते थे? मंथली करते थे या वीकली या डेली टाइम निकालते रिवीजन के लिए? कितने हेल्पफुल है आपका शॉर्ट नोट? मैं पहले तो पूरा पढ़ता था। एक बार फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने बीच में छोड़ा आप रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करता था मैं पूरा, क्योंकि नोट्स था तो जल्दी से रिवाइज हो जाता था। मतलब मैं अगर जैसे कि पॉलिटिक अगर हम बुक पढ़े लक्ष्मीकांत को, तो बुक पढ़ने में हमें लग जाएगा 10 हफ्ते से 10 दिन। अगर हम अच्छे से पहले से पढ़ चुके हैं, तब पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1 महीने लग जाएगा। तो अगर हम उसका नोट्स बना ले, मुझे 2 दिन लगता था मात्र, तो 2 दिन लगता था, तो 2 दिन इसमें लगा। तो मान लीजिए कि मैंने GS सेकेंड को पढ़ा, तो मुझे मेरा GS सेकेंड 5 से 6 दिन में पूरा खत्म हो जाता था। उसमें गवर्नेंस और ये आपका पॉलिटी सारे जो होते थे वो सब हो जाते थे। तो मैं क्या करता था कि उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, हाँ, जैसे कि मैं 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं 10 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे जो मैंने पहले वीक में उसको पढ़ा था, उस वाले नोट्स को मैंने एक बार देख लेता था। तो मैं मेंस में जाने से पहले मैं अपने नोट्स को 20 बार पढ़ चुका था, वो एकदम कंठस्थ हो गया था। और इस बार जब एग्जाम में प्रश्न आए तो इतना मतलब इतना आनंद आया कि नहीं, मतलब कि सब कुछ तो है, याद है। क्योंकि देखिए, हम इतना लंबा जो सिलेबस पढ़ते हैं ना, तो हम उतनी चीज को कंसाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि भूल जाते हैं सब चीजें, और लिखते समय हम कुछ भी लिख के चले जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत बार पढ़े रहेंगे तो आप एक एक चीज और बहुत ही ज्यादा मतलब कहने का मतलब गुणवत्तापूर्ण जिसको कहते हैं वो आप लिख पाएंगे। जैसे एक प्रश्न आया था, मान लीजिए कि इससे आपका ADR से, मतलब कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन जो होते हैं उनसे, तो उसमें मैंने मतलब क्या क्या है वैकल्पिक न्याय तंत्र के वो चीज, तो मैंने सारे लिखे। अगर उसको नोट्स नहीं बना पाता तो मैं बस केवल लिख के आता, लेकिन मैंने लिखे नहीं, बल्कि मैंने बताया कि किसके जैसे ग्राम पंचायत है उसके लिए ग्राम पंचायत नियम 2008, ठीक है, परिवार न्यायालय है उसके लिए परिवार न्यायालय अधिनियम सन 2005। तो मैंने सबको मैंने लिखा। तो इस तरह मैं एक नमूना बता रहा हूँ। मैं कहने का मतलब यह है कि 20 प्रश्नों में अधिकतर में मैं गुणवत्तापूर्ण लिख पाया, इसलिए मुझे मदद मिला है। जी जी। तो सर, जैसे आपका रिजल्ट आया, इतना बढ़िया रैंक आया, आपको STM पद मतलब आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो जब आपने घर पे बताया तो क्या रिएक्शन था मम्मी पापा, घर पे जो भी आपके भाई बहन फैमिली है? घर वालों को बहुत आशा रहती है आपसे, और क्योंकि पैसे भी है, आपका इंतजार भी कर रहे हैं, है ना, तमाम चीजें हैं, सब कुछ रुकी पड़ी रहती हैं। तो घर वाले हम सफल होते हैं तो एक समय के लिए तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कारण बहुत लोग खुश होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो खुशी और लोगों को थी, जो आपको
को देखकर बैठे हुए हैं कि नहीं आपका ही कुछ होगा तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे उनको तो खुशी बहुत ज्यादा होती होगी, और खुशी का अपना अपना है, ये कहने का मतलब सब एक आत्मनिष्ठ चीज है, कुछ कौन कितना खुश होता है। हाँ, जिसका होता है वो तो खुश होता ही है, और जो उसके सहारे होता है उसका भी बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ, तो खुशी थी, घर परिवार में तो बहुत ज्यादा खुशी थी। तो सर कभी ऐसा हुआ है जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, उनका 3-4 अटेम्प्ट देते हैं, नहीं होता है, तो रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग घर वालों को बोलते हैं कि क्यों पढ़ रहा है, अब तो बिजनेस करना चाहिए, अब कुछ और करे, पढ़ा रहा था कोचिंग तो क्यों छोड़ दी, समय बर्बाद कर रहा है, पैसे भी बर्बाद कर रहा है। तो रायचंद बहुत होते हैं ऐसे, बहुत लोग मिलते हैं, वही लोग फोन करके फिर बता रहे थे कि नहीं आप हम जानते थे कि तुम्हारा होगा। तो रायचंद होते हैं, उनका राय सुनना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुन लेना है। वो लोग कहीं ना आपको एक प्रकार से देखे तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से मदद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ वो मोटिवेशन ही है एक प्रकार का। ऐसा नहीं कि आपका बिगाड़ रहे, क्योंकि बिगाड़ता यहाँ कैंडिडेट केवल अपने से है, कोई उसका बिगाड़ नहीं। बोलने से क्या होता है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। जीवन में बहुत लोगों के बहुत कुछ जुड़ी रहती है, हर कोई रहता है उसको उसी के सहारे बैठा रहता है, कोई रहता उसने एक ऐसा गोल सेट कर लिया है, ये सब बातें तो जानता है। और उसके बाद आप तैयारी के दौरान आते हैं तो इतने मेच्योर हो गए रहते हैं कि हमें किन की बातों पे ध्यान देना है, किन की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये सब चीजें मेच्योरिटी लेवल पे हो जाती है, किसको इग्नोर करना है, किसको नहीं इग्नोर करना है ना। तो है, क्योंकि मेन आपका जो लक्ष्य है वो तो लक्ष्य है ये चीज करना है। रामायण और महाभारत नहीं गाना है कि अरे हमको ये कह दिए वो कह दिए, वो खुद फोन करके आपको बधाई देंगे बाद में कि हाँ हम तो जानते थे कि आप करोगे ऐसा, और ऐसा हमारे साथ भी हुआ था और ऐसा हो रहा है अभी। तो इसके बाद सर बात करें मेंस की, तो जैसे मेंस की तैयारी के दौरान आपने बताया कि मैंने तैयारी मतलब प्रीलिम्स के 3 महीने से पहले ही मेंस की कर ली थी, तो आंसर राइटिंग का कितना अहम रोल रहा, आपको क्या लगता है कि आंसर राइटिंग करना कितना जरूरी है? अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे, चाहे यूपीएससी का चाहे पीसीएस का, तो आंसर राइटिंग तो बहुत जरूरी है। हाँ, आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सच में कैंडिडेट बनाती है। हाँ, उससे पहले आप केवल प्रतिस्पर्धी रहते हैं, और जो कि पहले या दूसरे ही हाफ में निकल जाते हैं बाहर। हाँ, तो आदमी को अगर सच में अंतिम तक प्रतिस्पर्धा में बना रहना है तो आपको निश्चित तौर पे ये आंसर राइटिंग तो करना ही है। आंसर राइटिंग कोई अच्छे कोचिंग से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां आपको सुझाव भी मिलेगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं। अपने से नहीं कि आप लेके आए और लिखना शुरू कर दिया। हाँ, ये काम अपना मतलब फ्लो चालू करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको कहीं अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, और वहीं से इसके लिए काम करना चाहिए। मैंने आंसर राइटिंग किया था और बहुत जम के किया था, इसलिए चीजें हुई। और मैं ध्येय IAS से किया था, और उससे पहले भी मैंने किया था आंसर राइटिंग, तो हाँ, लेकिन तो उसका मुझे बहुत मदद मिला। और मैं अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग तो सबसे जरूरी काम है जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको करना ही चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि कोई चालू इसलिए नहीं करता है कि डरता है क्या लिखेंगे। शुरू कीजिए, फिर उसके बाद दिन प्रतिदिन निखार आएगा, और एक दिन में आप लिख नहीं पाएंगे, चाहे कितना बड़ा भी विद्वान हो। आप अगर पूरी किताब भी आपको याद करने का भगवान पावर दे दे कि लो तुम एक बार पढ़ोगे और पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाएगी, तब भी आप लिख नहीं पाएंगे। लिखना तो उसी तरह एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और शुरू करना पड़ेगा। तो सर जैसे कि आपने बताया मेंस के लिए तैयारी आपने पहले ही कर ली थी, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पहला अटेम्प्ट दिया, 4-5 महीने की तैयारी की, प्रीलिम्स निकल गया, तो फिर वो मेंस के लिए जो गैप बचता है 2 महीने या 3 महीने का जितना भी गैप होता है, तो उस टाइम पे अगर मेंस की तैयारी करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? उस दौरान मेंस की तैयारी उसके लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है, जो पहले प्री के समय ही अपना नोट्स बना लिया था और उसने होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी शुरू की थी। यानी उसने मेंस के सिलेबस को पढ़ा था, मेंस से ही उसने तैयारी शुरू की थी, और मेंस के दौरान आने वाले जो फैक्चुअल डिटेल्स है उनको नोट करते जाते गया था, और उसने एक नोट्स भी तैयार कर लिया था। तो उस ऐसे में क्या होता है कि जब उसका नोट्स बन गया है, अब 2-3 महीने का है, आप किताब कोई पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ने का अगर दुस्साहस करेंगे तो फिर आप आधे अधूरे मन से जाएंगे, फिर राम भरोसे जाएंगे, किसी तरह मिल जाए नंबर दे दे, और फिर अंतिम तक डरते रहेंगे। लेकिन अगर आप नोट्स करके एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी किए हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि अंततः सफल हो जाएंगे। डर तो आपको हमेशा लगेगा, क्योंकि आपने कितना भी आप लिख के आए हैं, लेकिन रिजल्ट का जब माहौल आता है तो डर तो लगता है, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास रहेगा कि होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ जी। तो सर आपने मॉक इंटरव्यू दिया है? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। कितना रियल और जो मॉक होता है, कितना फर्क समझ में आता है? फर्क ये समझ में आता है कि मॉक इंटरव्यू में डर बहुत लगता है। हाँ, वहाँ जैसे कि कैमरा रहता है, और 2-4-3-4 लोग लेने मॉक इंटरव्यूअर रहते हैं,
और उसमें 5 लोग घुसे रहते हैं कैमरा लेके, तो देख रहे हैं कि कौन सुन रहा है, क्या सुन रहा है, अच्छा हमारा सही टाई सही है कि नहीं। जैसे वहां पता है कि हम 5 लोग, जैसे मेन में 4 लोग बैठे हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ भी हो और लोग हमको मार रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, हमको पता है, बस बाहर वाले को नहीं पता। और वो बाहर वाला जब जब आपको किसी के ऊपर वो नहीं रहता है कि आप अंडर सर्विलांस नहीं है, तो चीजें उतनी वो नहीं होती है। जब आपको लगता नहीं कोई देखेगा कल, तो फिर आप मैनेज करने में बहुत गलतियां करने लगते हैं, और वहां गलतियों करने का स्कोप नहीं रहती है, क्योंकि वो नोटिस कर रहे हैं। बाद में कैमरे की निगाह होती है, हम आपसे के साथ बात कर रहे हैं, सारे एंगल और सारे मूवमेंट आपको नहीं पता होंगे एक समय, लेकिन आप जब जब कैमरा देखेंगे तो वो पता है कि अरे वो देखो हाथ ऐसे कर रहा था ऐसा, तो वही चीज है। तो वहां उस चीज का डर रहता है। और मेन में तो बहुत ज्यादा वो कॉर्डियल होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और निकल के आता है, जैसे क्या है, मेंस की तैयारी करते हैं अपन, तो इतना सारा सिलेबस होता है मेंस के लिए पढ़ने, क्या मेंस का सारा सिलेबस पढ़ के जो मेंस की तैयारी करते हैं उससे प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, कि प्रीलिम्स की स्पेशली अलग से तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, मेंस के जो सिलेबस होते हैं उन्हीं में से छोटा, उसी का एक छोटा रूप प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्योंकि प्रीलिम्स का एक अलग नहीं है कि हाँ कुछ अलग पे पढ़ना है, यहाँ अलग पढ़ना है, वही का होता है। मेंस की तैयारी केवल करके प्रीलिम्स निकाला जाता नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्योंकि प्री के लिए थोड़ा सा एक अलग अप्रोच होना चाहिए। पढ़ना वही है, पढ़ने के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं नहीं आप उसके लिए अलग से किताब पढ़िए, पढ़ना तो वही है, लेकिन अप्रोच अलग होने। दृष्टिकोण का, पढ़ाई का दृष्टिकोण का कहने का मतलब है कि वहाँ फैक्चुअल डिटेल्स है, वहां आपको याद करना है, वहां आपको चीजें पूरी तरह से भी नहीं याद है तो कुछ ऐसी है कि देख के याद आ जाएंगी, क्योंकि 4 में से 1 छापना है। वहां क्या है, मेंस में क्या है, लिखना है। मेंस में तो आपको लिखना है, यानी कि आपको याद होना ही चाहिए, क्या लिखेंगे ऐसे। और प्री में सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा कवर करना पड़ता है चीजों को, मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि मेंस में ना क्वेश्चंस जो है वो सेट हैं, हर टॉपिक से सेट है। अच्छा ये डायमेंशन, वो डायमेंशन, अगर राज्यपाल से क्वेश्चन आया तो 3 डायमेंशन है। एक डायमेंशन सबसे फालतू जो सब लिख लेगा वो पूछेगा नहीं, जो कि किताब में दिया हुआ है। एक डायमेंशन से जो विवाद हो रहे हैं राज्यपाल को लेकर चीजें, वो सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, तो वो उस पर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपको पता मुझे ज्यादा इस पे मेहनत करना है, तो यही है। और प्री के लिए थोड़ा सा हमें लग रहा है कि उनको बहुत से ऐसे प्रश्न तो होते हैं कि जैसे 150 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन तो आपको हमेशा आएंगे कि नहीं हमने सुना है। आपने कितने अटेम्प्ट किए थे इस बार प्री में? मैं हमेशा 150 करता था, मैं कभी छोड़ता नहीं था एक भी प्रश्न, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतना तो हो गया था कि उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम सही बात है गलत। सही होता है 10 में हम देख रहे हैं, हमने पहले टेस्ट बहुत कर लिया था, पीटी का भी टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है। टेस्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट ही यह है कि आपकी सटीकता को निर्धारित करता है, आपकी कितना सटीक बढ़े। दूसरी बात, जिन गलतियों को आप करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो पहले ही आप सुधार सकते हैं टेस्ट करके। जैसे आप क्या करते हैं कि हम जब टेस्ट जो नहीं लगा के जाता है उसका क्या हाल होता है कि वो जब आता है तो कहता है अरे यार ये पूछा था नहीं, मैं हाँ लगा दिया, मैं देखा ही नहीं। तो ये जब टेस्ट में हो गया है आपके साथ 2-4 बार, तो आप सचेत हो गए हैं। तो वहां क्या होता है कि जो चीज आ रही थी आपकी असावधानी से गलत होने वाली थी, वो नहीं होगा। तो ऐसे अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो फिर तो आपका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। तो सर अंत में जैसे जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, जो भी देने वाले हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी देखिए, हाँ एक क्वेश्चन और साथ में ही कि आपका एसडीएम पद पर सिलेक्शन हुआ, तो आप अभी इस समाज में रहते हैं, तो क्या देखते हैं कि इस कमी है, तो मैं जब एक शासनिक अधिकारी हो जाऊंगा तो ये दूर करने की कोशिश करूंगा? सबसे पहली बात कि जो 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उन लोगों को जो सुझाव है वो सुझाव यही है कि अब तो मेंस के लिए टाइम नहीं है, मेंस के लिए मतलब पढ़ाई तो करना नहीं है, पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने जो नोट्स बनाए हैं, जो कि मैंने पहले कहा था कि नोट्स जो होने चाहिए आपके फैक्ट्स के, अगर नहीं बनाए तभी तनाव लेने की बात नहीं है कि नहीं अब क्या होगा इसमें, तो ऐसा होना चाहिए। तो आप उन्हीं को जो आप रंगे हो गए हैं किताब में ही या फिर किए हैं, तो जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, उसी को देखिए सरसरी निगाह से, क्योंकि अब उसका परीक्षा नहीं है ये 17 तारीख जो कि अब आज से जागरूक हो रहा है, ये उसका परीक्षा 17 तारीख को होने वाला है। जो पहले से पढ़ते आ रहा है वो अब सोच रहा है कि थोड़ा सा और कुछ सुधार हो जाए इसी में तो सही है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि जो अभी पढ़ने वाला है वो तो अभी पढ़ेगा। तो हाँ, तो उस जो सुधार करने वाला उसको ये चाहिए कि टेस्ट सीरीज करते रहे नियमित अंतराल पे, और अपना रिवीजन भी करते रहे, और फैक्चुअल जो भी जैसे क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है क्वेश्चंस पेपर में, उस प्रीवियस ईयर का देख ले कि प्रश्नों में कितनी ज्यादा सारगर्भिता होती है, कितना डीप होता है, तो उनको देख के उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को उन्हीं के सहारे बढ़ाए, और जो किताब पढ़ लिया है उसी को बार बार पढ़े इस समय। हाँ, फिर कोई नया चीज तो पढ़ना नहीं। हाँ, और दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा इस समय महत्व देने की जरूरत है। करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं
उस पे विश्वास रखें। आंख वाली को फॉलो करें तो आंख वाली, नहीं तो एक घटना सार आती है उसको। तमाम रिसोर्स होते हैं लोगों के। अब तो यूट्यूब चैनल पे भी बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब चैनल से भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो जो जिससे भी पढ़ रहा है तो वो करंट अफेयर्स को 2 से 2.5 घंटा डेली दे। ये नहीं कि पहले अब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तब करंट एक बार खत्म करेंगे। आप खत्म करते रहिए। करंट के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है कि चाहे वो 10 बार से एग्जाम दिया हो, चाहे वो पहली बार दे रहा हो, वो एक समान धरातल सबको उपलब्ध कराने वाला है। जो जितना याद करके जाएगा वो उतना ही आगे निकल जाएगा। तो ये सबके लिए, उसमें कोई ये नहीं है कि वो 10 साल से पढ़ा बड़ा याद करके रखा, क्योंकि सबके लिए नई घटनाएं हैं। हाँ, तो वो करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे ज्यादा है, क्योंकि यही एक ऐसा है जहाँ हम सब लोग बराबर हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।